संतान नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसानं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं तदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। उसमें हमने द्रव्य का स्वरूप देखा, विश्व का पहले स्वरूप देखा, फिर द्रव्य का स्वरूप देखा, फिर हमने गुण देखे, जो कि गुण क्या है। गुण की कोई डेफिनेशन बोलेगा? जो द्रव्य के सर्व अवस्था में सब भागों में पाया जाता है, संपूर्ण अवस्था में संपूर्ण भागों में पाया जाता है। बहुत बढ़िया। द्रव्य सभी देशों और प्रदेशों में जो पाया जाता है उससे गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। सभी द्रव्यों, सब द्रव्य जो है वो सभी अवस्थाओं में और सभी भागों में पाया जाता है द्रव्य के। तो उसे क्या कहा हमने? गुण कहा। अभी मैं आपको और एक कल जो हमने चार्ट देखा था उसके बारे में शेयर करती हूँ। तो ये जो कल का चार्ट था वो मैंने शेयर किया है। हमने संज्ञा, लक्षण, संख्या और प्रयोजन से ये देखा कि द्रव्य जो है वो गुण पर्याय वाला है, संख्या में एक है, प्रयोजन है उसका अन्य द्रव्य से पृथकता और आश्रय भूत है। गुण से जो द्रव्यों के सभी भागों और सभी अवस्था में पाया जाता है। संख्या में गुण एक द्रव्य के अनंत है। क्या बताते हैं? प्रयोजन क्या है? तो द्रव्य का वैभव बताते हैं। और पर्याय गुणों का परिणमन देखा, विकार्य देखा, विशेष कार्य देखा, जो कि अनंतानंत है। हर समय निरंतर पलटना उसका होता रहता है। और वो क्या बताते हैं हमें? प्रयोजन भूत क्या है उससे? तो द्रव्य और गुण का परिचय कराती है पर्याय। और प्रदेश के बारे में देखा हमने तो वो अभेद है। गुण का प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश में कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए प्रदेश की अपेक्षा वह अभेद है, जो कि असंख्यात प्रदेशी है द्रव्य। ये मैंने जानबूझ के चार्ट बना के आपके सामने रखा ताकि कल किसी को अगर कुछ डाउट रह गया हो तो क्लियर हो जाए वो। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है आपके? ये और क्लियर है? जी दीदी। हाँ लगा रहने दे, थोड़ा सा नोट कर लेंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, फिर उसके बाद में हम पर्याय देखेंगे जो कि पत्रांक है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक समय सार में एक गाथा आई है, 3 नंबर की गाथा है। उसकी टीका में ऐसे लिखा है कि प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य का उपकार करते हैं। तो इस डेफिनेशन में द्रव्य के बारे में ही है ये, कि ये द्रव्य विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य का उपकार करते हैं। तो इसमें यह क्या बताना चाहते हैं कि एक तो विरुद्ध कार्य है, एक अविरुद्ध कार्य है, और वो क्या कर रहा है? उपकार कर रहा है। तो यहाँ पे उपकार माने हमने एक अर्थ से निमित्त कहा, जो कि निमित्तादिक कथन है। और दूसरा उपकार, मैं जब कहती हूँ कि मुझे आपसे बहुत उपकार हुआ, तो यहाँ पे ऐसी अपेक्षा नहीं है कि मुझे कुछ आपसे प्राप्त हुआ। यहाँ पे अकल्याण नहीं किया ऐसी अपेक्षा ली है। जैसे मैं, आप कोई काम कर रहे हो और आपका बच्चा वहां पे खेल रहा है, उसने आपके कार्य में कोई भी मैंने आपको कार्य कंटिन्यू करने दिया, उसमें कोई उसने
व्यवधान या फिर अपना हस्तक्षेप नहीं किया, यही उसका उपकार हो गया आप पे। हम बहुत बार क्या हो जाते हैं, बच्चा कुछ मांग लेता है, बीच में आ जाता है, तो हमें उसकी तकलीफ हो जाती है। तो जब मैं, वो यहाँ पे है, दूसरे कमरे में है अभी, पर वो यहाँ पे आके मुझे तंग नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने क्या कहा, मुझे उपकार है उस जीव पे, क्योंकि उसने आके मेरे काम में टांग नहीं अड़ाई। सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो ऐसे ही यहाँ पे द्रव्य का उपकार करते हैं। कौन उपकार करते हैं? तो यहाँ पे विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य उपकार करते हैं, ऐसा कहा है। तो ये विरुद्ध और अविरुद्ध क्या है? तो अविरुद्ध माने उसमें क्या है, गुण लेते हैं हम, जो क्या है, द्रव्य से अलग नहीं है। तो जो गुण है वो अविरुद्ध कार्य है, और पर्याय जो है वो विरुद्ध कार्य है, क्योंकि वो क्या होती है, उत्पाद और व्यय रूप होती है। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? नहीं दीदी, हाँ, मुझे पूछना था, परिणमन बोले तो क्या? मैं कल नहीं थी क्लास में, गुणों का ओके। गुणों का परिणमन माने गुणों का पलटना। फॉर एग्जाम्पल, सोना है, सोना नित्य है, पर मैंने आज उसकी अंगूठी बनाई, कल मैंने उसको पिघला के मैंने कड़ा बनाया। तो ये जो पर्याय का माने उसके वो जो गुण है उनका परिणमन जो हुआ, जो अंगूठी बदल। रूप था और उसका कड़ा रूप हो गया, वो पर्याय हो गई। तो ऐसे हमारी पर्याय नित्य बदलती रहती है। हाँ हम्म। हाँ, ठीक है। तो एक अपेक्षा से गुणों के परिणमन को पर्याय कहा। और एक डेफिनेशन आती है, गुणों का विकार को पर्याय कहा। यहाँ पे विकार माने राग द्वेष आदि विभाव भाव नहीं लेके, यहाँ पे विशेष कार्य जो होता है, गुणों का जो विशेष कार्य जो हुआ, उसको भी पर्याय कहा। दीदी आप बदल बोल सकते हैं क्या? बदल, हाँ, गुणों चेंज। हाँ, चेंज। गुणों का पलटना या फिर गुणों में चेंज होना, निरंतर जो बदलता रहता है, हाँ, ठीक है। इसीलिए उसको विरुद्ध कहा। हाँ, और गुण जो है सहभावी है, साथ रहते हैं, इसीलिए उसे अविरुद्ध कहा। तो कहा। हाँ, ठीक तो है। हाँ, तो अभी यहाँ पे जो एक बहुत अच्छा वर्ड आया है, प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य का उपकार करते हैं। कार्य को हमने क्या देखा था, कार्य माने पर्याय हो गई ना। हमने गुणों का परिणमन या विशेष कार्य को क्या कहा था, पर्याय कहा था। तो यहाँ पे गुण को पर्याय कैसे कहा, ये प्रश्न उठाया गया कि इस डेफिनेशन में समयसार गाथा 3 की टीका में यह कहा था, प्रत्येक द्रव्य अपने विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य का उपकार करते हैं। तो यहाँ पे अविरुद्ध जो है वो गुण आ गए। तो गुण को कार्य किस अपेक्षा से कहा, क्योंकि पर्याय तो कार्य होता है, ये हमें पता है, लेकिन गुण कैसे पर्याय माने गुण को कैसे पर्याय किस अपेक्षा से कहा। तो यहाँ पे जब हम द्रव्य में भेद करते हैं, हमने अभी ये जो देखा गुण द्रव्य गुण पर्याय जो कि स्क्रीन पे है, तो सिर्फ अगर द्रव्य को मुख्य करेंगे तो वो अभेद अपेक्षा आ जाएगी। लेकिन जब उसमें भेद बनाएंगे, उत्पाद व द्रव्यता लाएंगे, तो ये सब पर्याय का कथन आता है। तो कभी कभी अगर गुणों को भी पर्याय कहा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य, तो ये द्रव्यता जो है वो भी एक पर्याय ही है। हाँ, वो निरंतर वैसी की वैसी है, उसमें नित्यता होती है। तो यहाँ पे एक नियम है, भेद सो पर्याय। इस अपेक्षा से ये अविरुद्ध कार्य जो कहा है
उसमें भी ये ध्रुव्यता को पर्याय ही कहा है। हमने देखा था कि उत्पाद व ध्रुव्य युक्त जो सत है या फिर उसे द्रव्य कहते हैं, तो ये जो उत्पाद और व्यय है उसे तो हमने पर्याय मान लिया, पर ये जो द्रव्यपना है वो क्या है, तो नित्य अंश है, तो वो अंश है ना उसका। तो हमने दो तीन लेक्चर पहले देखा था, जो अंश है वो पर्याय है या गुण है, और फिर उसका जो अभेद वाला है वो अंशी है। तो यहाँ पे जब हम अभेद अपेक्षा से देखेंगे तो द्रव्य ही देखेंगे, लेकिन भेद अपेक्षा से जब अविरुद्ध कार्य को हमने गुण में लिया और फिर भी उसको पर्याय कहा, तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि आप मेरे लिए केला ला दो, तो आपने केला ला दिया, लेकिन आपने जो केला लाया उसके साथ उसका छिलका भी लाया। मैंने आपको सिर्फ केला बताया था लाने के लिए, लेकिन आप वो छिलके के साथ लाए। ठीक है, मैंने जब केला खाया तब मैंने भी छिलका उतार के ही केला खाया, ऐसा नहीं किया मैंने लाया तो केला खाने के प्रयोजन भूत मैंने सिर्फ उसके दल को खाया, छिलके को उतार दिया। तो जैसे केला अपने दल के साथ भी केला कहा जाता है, और अगर मैंने छिलके को उतार दिया और आपने कहा आप क्या खा रहे हो, तब भी मैं क्या कहूंगी, मैं केला ही खा रही हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे जब द्रव्य उत्पाद व द्रव्य युक्त जो द्रव्य को कहा गया है, तब वो छिलके के साथ है, तभी उसको द्रव्य कहेंगे। और जब सिर्फ दल को खा रहे हैं हम, तब भी उसको द्रव्य ही कहे। हाँ, तो ये आपको पता चला, कभी कभी पर्याय को भी द्रव्य कह सकते हैं, गुण को भी द्रव्य कह सकते हैं, द्रव्य को भी द्रव्य कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी अपेक्षा आ जाती है। जो ध्रुव अंश है, जो सदा रहने वाला अंश है, उसे भी मैं द्रव्य कह सकती हूँ। ये समझ में आया आपको? तो अभी हमें हमारी सरलता के लिए ये यहाँ पे जो अभी स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रही है, इसको अभी बंद किया तो चलेगा क्या? चलेगा चलेगा। हाँ, तो हमारी जो बुक है उसमें उत्पाद और द्रव्य की डेफिनेशन आई हुई है, और उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रवचन सार में गाथा 18 में बताया गया है कि द्रव्य किसी पर्याय से उत्पन्न होता है, द्रव्य में ऐसी पर्याय है उससे उसका नाश रहता है, और द्रव्य ऐसी पर्याय है जिससे उसमें द्रव्यपना कायम रहता है। तो ये प्रवचन सार गाथा 18 का सार है। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्य को ध्रुव पर्याय से भी कह सकते हैं। हर बार हम गुणों से ध्रुवता लगाते हैं, लेकिन वो नित्यता के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि द्रव्य कैसा है, किसी अपेक्षा से उत्पाद वाला है, किसी अपेक्षा से व्यय वाला है, और किसी अपेक्षा से ध्रुवता वाला है। हाँ, तो नित्य और अनित्य अंश ये दोनों हमने भेद अपेक्षा किए, इसीलिए द्रव्य के वो अंश हो गए और द्रव्य खुद अंशी हो गया। जैसे कैरी थी, कैरी पहले हरी थी फिर पीली हो गई, ये तो पर्याय हमने मानी, लेकिन उसका जो वर्ण गुण पुद्गल का जो चेंज हो रहा है वो तो नित्य ही है, और वो रंग 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 हर बार उसकी जो नित्यता है वो क्या हो गई, ध्रुव्यता हो गई। ये समझ में आया आपको? जैसे इसके लिए और एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मैंने शिकंजी बनाई, तो मैंने क्या किया, पहले शक्कर डाली,
फिर मैंने टेस्ट किया, फिर नमक डाला, फिर मैंने उसका टेस्ट किया। तो मैं हर बार जब टेस्ट कर रही हूँ तो मैं एक एक अंश को टेस्ट कर रही हूँ। शुगर डाला, शक्कर डाली तो उसकी टेस्ट किया। तो मैंने यहाँ पे मुख्यतः शक्कर मुझे देखनी थी कि बराबर पड़ी कि नहीं। लेकिन जब मैं पूरी शिकंजी का अनुभव करती हूँ संपूर्ण, तब मैं भेदों की तरफ नहीं देखती हूँ। तो वो मुझे मिश्रित स्वाद आ जाता है पूरे अखंड शिकंजी का। तो वो एक अलग ही टेस्ट है जिसमें मुझे अभी शक्कर नहीं लग रही है, नींबू नहीं लग रहा है, मीठा पर नमक नहीं लग रहा है। मैंने शिकंजी को ऊर्ध्व किया। वैसे ही यहाँ पे हम हर बार यही बताने चाहते हैं कि ये जो हमारा ध्रुव अंश है उस पे हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि हम हर बार अध्रुव या फिर उत्पाद व्यय की तरफ जो ध्यान देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा विकल्प बढ़ता है। जैसे मैंने अभी शक्कर चेक किया, अरे प्लस है माइनस है, मैंने क्या किया, चेक किया कि अरे ज्यादा पड़ी है या कम है। तो मेरे दिमाग में विकल्प आ गए। जब शिकंजी पूरी अनुभव किया तो पूरे शिकंजी का मैंने एक साथ अनुभव किया। तो ऐसे ही अगर ध्रुव का अंश करेंगे तो निर्विकल्पता आती है, विकल्प ज्यादा नहीं रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले पर्याय को पढ़ेंगे और शायद फिर से मैं आपको जो ये उत्पाद व द्रव्य 3 शब्द की डेफिनेशन है वो बहुत इजी है, हमारे जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ही है। वो बता दूंगी। लेकिन पहले मैं प्रोजेक्ट करती हूँ, हम पहले इसका पत्रांग पढ़ेंगे। तब तक मैं जब तक प्रोजेक्ट करती हूँ तब तक आप बताना कल किसने किसने उस होमवर्क के बारे में सोचा। आप किसी को ऐसा लगा क्या कि नहीं हो रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है? तो पहले तो बताओ होमवर्क क्या था। सबको पता है होमवर्क क्या था? नहीं पता। ओके, आपको तो आप ग्रुप पे हो ना, तो आपको तो एक्चुअली रेडीमेड फाइल भेज दी गई है हमारे एक हाँ साधर्मी ने। तो उससे आपको उन्होंने बहुत अच्छा ये किया है और उन्होंने हेडिंग के साथ दिया है। तो आपको तो वो एकदम पता ही ये होना चाहिए कि ये क्या, इसके मैंने उसका मोटिव क्या है। जब हो नहीं पारो रोज कहूँ कितने दिन ने कर जाता हूँ, कितने दिन ने कर जाता है। एक मिनट, हाँ कोई ये कर रहा है क्या? मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, किसी को बात करनी है तो म्यूट कर लेना। हाँ तो हम मैंने पूछा आपने सबने चिंतन किया क्या? निशी जी शायद से उन्होंने तो भेज दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया उन्होंने बताया है वहां पे। अगर ये हुआ है तो आप जरूर उसके बारे में देखना। मैं फिर से आपको बताती हूँ वो हमने क्या देखा था। स्व चतुष्टय के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, आप रेफर कर सकते हो, जो कि लिंक दी हुई है ग्रुप पे। उसी फोल्डर में वो प्लेलिस्ट है, उसमें डेली के प्रवचन ऐड हो जाते हैं। जो कि हमारी कक्षा चलती है उसका डेली का जो है वो शाम तक या दूसरे दिन तक मैं अपलोड ट्राई करती हूँ अपलोड करने का। तो आप वो देख लेना, वहां से आप अगर कुछ मिस हो जाए तो आप उससे कवर कर लेना, ताकि आपको इजी रहेगा अगली कक्षा में आने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने स्व चतुष्टय में बताया था कि हम अपने जीवन में कैसे अलग अलग चीजों से घेरे होते हैं और हम मानते हैं कि ये मैंने किया है। लेकिन वस्तुतः हर एक द्रव्य का स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय ऐसी चीज होती है। स्व चतुष्टय जो मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है,
और जो पर द्रव्य है उसका स्व चतुष्टय माने पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव। तो हमें यह घटित करना था कि ऐसे जहां जहां दिन भर मुझे ऐसे लगा कि ये मैंने किया है, तो वहां पे कहाँ कहाँ मेरी भूल हो गई है, तो मैं वैसे लगाऊंगी कि बाबा ये सच्ची में मेरा कार्य है क्या, मैं तो जानने वाला हूँ, ये पुद्गल का कार्य है। तो ऐसे लगा के हमें देखना था, जो कि आई थिंक निशि जी ने बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया है। बहुत ही बढ़िया से उन्होंने 3 या 4 एग्जाम्पल वहां पे लिखे हुए हैं। वैसे हम अपनी जीवन में लगाएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। आज निशि जी नहीं है क्या? रिद्धि जी ने किया है दीदी? शायद हाँ, निशि जी ने रिद्धि जी ने। रिद्धि जी ने दिया। हाँ, रिद्धि जी ने दिया था। आज वो है या नहीं है यहाँ पे? जी दीदी हूँ मैं। हाँ, तो आपको हाँ आप जी। थोड़ा सा शेयर करेंगे, आपको कैसा लगा वो लिखने के बाद? हाँ मीन काफी जागरूकता आई। मीन्स ऐसा हर चीज में घटा सकते हैं ऐसा। एक एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मैं जीव हूँ और शरीर हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा करूंगी तो पर जीव और शरीर का क्षेत्र तो एक होगा ना, खाली वो जानना था। जीव और क्षेत्र अगर हम ऐसे कहते तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हम एक क्षेत्र पे अवस्थित है। जैसे अन्य द्रव्य, आकाश द्रव्य भी है उसी क्षेत्र पे, पर उसका चतुष्टय और मेरा चतुष्टय हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो अलग है। वो अपने कार्य माने हम उसमें कार्य नहीं कर सकते। मैं आकाश द्रव्य के क्षेत्र कायम रहने पर भी वहां पे कार्य नहीं कर सकती हूँ। जी जी जी, तो पता चल गया। हाँ, तो कॉमन वो ओके। रहते हुए भी मेरे शरीर है, लेकिन मेरा चतुष्टय और शरीर का चतुष्टय अलग है, इसीलिए मैं उसमें कुछ कार्य नहीं कर सकती। तो आपने बहुत ही बढ़िया लिखा है। बहुत ही अच्छा किया हुआ है। बाकी सभी लोग आप जरूर ट्राई करना वो चीज। आपको ग्रुप पे वो मिलेगा भी इमेज, उससे आप दूसरे दूसरे एग्जाम्पल आपके जीवन में जो एग्जाम्पल लगते हैं उससे लेने का प्रयास करना। अभी हम पर्याय के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अभी प्रोजेक्ट किया है, वो दिख रहा है? हाँ। जी दीदी दिख रहा है। हाँ, तो अभी हम पर्याय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से पढ़ेंगे, लास्ट का जो पैराग्राफ है उसमें से जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, यहाँ से पढ़ेंगे। पढ़ूं? किसी का पढ़ो दीदी। हाँ कोई नॉइज आ रहा है तो हाँ, पूरा बोलो धूम क्या? आया है। जो द्रव एक मिनट, जो कोई कुछ द्रव्य बोल के रहा है क्या? संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। यह जो अवस्था है उसे ही पर्याय कहते हैं। पर्याय के अवस्था, दशा, परिणमन, हालत, अर्थ, परिणाम, परिणमन ऐसे भी अन्य नाम है। परिभाषा, गुणों के विशेष कार्य परिणमन को पर्याय कहते हैं। प्रत्येक गुण प्रति समय परिणमन करता है, यानी उसकी नई नई अवस्था होती है। प्रत्येक समय में पुरानी अवस्था नष्ट होकर नई अवस्था प्राप्त होती है। पुरानी अवस्था का नाश होना और नई अवस्था का उत्पन्न होना, इसी को अवस्था पलटना भी कहते हैं। नई अवस्था पहले अवस्था जैसे भी हो सकती है या अलग भी हो सकती है, अर्थात अवस्था वैसी ही वैसी हो सकती है, परंतु वही अवस्था नहीं रहती। आपने ये लास्ट वाला जो बताया है वो बहुत सोचने की बात है कि हाँ, हर द्रव्य की अवस्था वैसे के वैसे हो सकती है, लेकिन वही नहीं है। हाँ, मेरी म्हणजे अवस्था निरंतर बदलती ही रहती है, वैसी की वैसी हो सकती है, लेकिन वही 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 नहीं चल सकती। आपको डिफरेंस पता चला? क्योंकि
हम जो कहते हैं कि आप कांस्टेंट हो, तो एक्चुअली कोई कांस्टेंट है ही नहीं, क्योंकि हर द्रव्य का परिणमन हो रहा है। हाँ, सिद्ध भगवान की पर्याय जो है वो अभी वैसी की वैसी है, लेकिन वही नहीं है। इसका एग्जाम्पल जो है कि हर समय पे उनको जो वर्तमान दिख रहा है वो नेक्स्ट समय में उनको भूत दिखेगा। तो उनकी वैसी की वैसी पर्याय है जानने 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 की, पर वही नहीं है, उसमें भी चेंज है। ठीक है। हाँ, तो हमें जब ऐसा लगता है ना कभी कभी, अरे यार बहुत बोर हो रहा है, या फिर कुछ नया करे, तो या फिर क्या वही वही है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए हमारी लाइफ में, तो ये जब ख्याल आता है तो सोचना कि हम निरंतर परिणमनशील है, हमारी नई पर्याय होती है। बच्चे भी बहुत बार बोलते हैं, अरे बोर हो रहा है, कुछ तो नया चाहिए। नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं, हाँ, तो बदल। ये जो नया चाहिए, तो अरे मेरी हर एक पर्याय नहीं बदल रही है, मैं कहाँ पुरानी पुरानी पर्याय का वेदन तो नहीं कर ही नहीं सकते। मैं जाके पुरानी पर्याय का वेदन नहीं करती हूँ, तो बोर्डम किस चीज का है। अगर ये भी हम जान लेंगे कि हर समय में मेरी नई मैं हूँ, नई मेरा नया परिणमन हो रहा है, तो मैं वहां कैसे हूँ। हाँ, आगे पढ़ेंगे। द्रव्य मैं द्रव्य पढ़ूं? अनंत। पढ़ो पढ़ो। द्रव्य अनंत गुणों से बना हुआ है, यह मैंने पहले समझाया था। उसके प्रत्येक गुण की अपनी स्वतंत्र अवस्था हर समय होती रहती है, पलटती है। गुण अनादि अनंत है, परंतु उसकी पर्याय एक समय मात्र रहती है। क्षेत्र की अपेक्षा देखा जाए तो जितना गुण का विस्तार है, उतना ही उसकी पर्याय का विस्तार है। जितना बड़ा गुण का क्षेत्र है, पर्याय का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा है। पर्याय का क्षेत्र भी वही है। सोने में जितना क्षेत्र वर्ण गुण का है, उतना ही क्षेत्र वर्ण गुण की पीली पर्याय अवस्था का है। ये समझ में आया कि द्रव्य, ओ, गुण और पर्याय का क्षेत्र समान रहता है, इसीलिए अभेद अपेक्षा से क्षेत्र को लेते हैं, लेकिन द्रव काल अपेक्षा से, क्योंकि काल तो पलटता है, या फिर भाव अपेक्षा से भाव भी उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले अंगूठी थी, फिर कड़ा हो गया। लेकिन ये जो हम बोल रहे हैं क्षेत्र अपेक्षा, वो वही का वही रहता है, सेम रहता है। आगे पर्याय। पढ़िए। हाँ, उद्गल उद्गल द्रव्य के अनंत। हाँ पढ़ो क्या? बोलो। हाँ, पढ़ो पढ़ो। उद्गल द्रव्य के अनंत गुणों में वर्ण और रस ये दो गुण है। उनका उदाहरण हम देखेंगे। वर्ण गुण अनादि अनंत कायम रहता है। उस गुण की हर समय में कोई ना कोई अवस्था होती रहती है। जैसे वर्ण यह गुण है, और लाल, नीला, सफेद, हरा आदि वर्ण गुण की अवस्थाएं है। कैरी, कच्चा में वर्ण गुण की हरी अवस्था है। वर्ण गुण कायम रहते हुए उस वर्ण गुण की पीली अवस्था होती है। हरा वर्ण पलटकर पीला वर्ण हो जाता है, तब गुण नहीं पलटता, उसकी अवस्था ही पलटती है। यह बदलाव हमारे ख्याल में आता है, तब हमें लगता है कि अभी यह अवस्था बदल गई है। यद्यपि 8-8 दिन तक कैरी हरी ही दिखती है, परंतु यह जो हरेपन से पीलापन में बदलाव होता है, अवस्था का पलटना होता है, वह प्रति समय हो रहा है। कैरी की हरी अवस्था पलटकर फिर से हरी हुई तो अवस्था पलट गई। ऐसा हमें महसूस नहीं होता, परंतु बदलाव प्रति समय होता रहता है, और धीरे धीरे वह कैरी हरे से पीले रूप में बदलती है। अब रस गुण के बारे में देखेंगे। रस गुण की खट्टी अवस्था पलटकर मीठी अवस्था हुई। रस गुण का कार्य परिणमन पर्याय हर समय में होता है। आगे पढ़ने का हाँ हाँ, निरंतर चल रहा है। सब द्रव्यों में पाए जाने वाले सामान्य गुण के बारे में हम पढ़ेंगे, तब हमारे ख्याल में आएगा ही कि
प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यत्व नामक एक सामान्य गुण है। उसके कारण द्रव्य का अर्थात उसके प्रत्येक गुण का परिणमन निरंतर होता है। निरंतर अर्थात एक समय का भी अंतर पड़े बिना सदैव हर समय में होता है। रस गुण का कार्य परिणमन रस गुण में होता है। वर्ण गुण का परिणमन वर्ण गुण में, गंध गुण का परिणमन गंध में, गंध गुण का परिणमन गंध गुण में और स्पर्श गुण का परिणमन स्पर्श गुण में। ये बहुत आसान है। आपको कोई डाउट है इसमें? नहीं वही नहीं हाँ, अच्छा डिस्क्रिप्टिव में समझ बताया गए। है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे एक नया वर्ड सिर्फ ये है कि द्रव्यत्व नामक जो सामान्य गुण है, लेकिन हम ये पर्याय पढ़ेंगे ना तो उसके बाद में ये सामान्य गुण और विशेष गुण देखेंगे तो हमें और ज्यादा पता चलेगा कि ये सामान्य गुण क्या बताना चाहते हैं। आगे पढ़ेंगे। पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए। हम इस बात से परिचित ही हैं कि केवल पीला रंग देखकर आम लाए तो वह खट्टा भी हो सकता है। इसलिए आम खरीदते समय हम वर्ण पीला, गंध मधुर, रस मीठा और स्पर्श माने नरम देखकर खरीदते हैं। इससे और एक महान सिद्धांत हमारे ध्यान में आता है कि एक गुण दूसरे गुण का कार्य परिणमन या पर्याय नहीं करता, कर ही नहीं सकता। ये समझ में आया कि एक द्रव्य जो है तो अगर गंध उसका मधुर है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि उसका रंग रस मीठा ही हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से पीला आम है, वर्ण तो पीला है लेकिन अंदर से रस मीठा नहीं है, या फिर स्पर्श में नरम है लेकिन। तो ये जो यहाँ पे आइडियल चीजें बताई गई है कि पीला अगर आम होता है तो उसका मधुर रस होता है, मीठा रहता है, नरम रहता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि एक गुण दूसरे गुण में कुछ कार्य करने में सक्षम नहीं है ना। आगे पढ़ते हैं। एक ही द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण स्वयं अपना अपना कार्य करते हैं, परिणमन करते हैं। जब एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण परस्पर एक दूसरे का कार्य नहीं करते तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कैसे कर सकता है? समयसार ग्रंथ में भी कहा है, यह परिणमति सह करता। जो परिणमन करता है यानी जो स्वयं पलटता है वह करता है, और जो परिणमन हो रहा है वह उसका कर्म अर्थात कार्य है। हाँ, इससे हमें क्या पता चला कि मेरा कार्य क्या है। यह परिणमति स करता, जो परिणमन हो करता है वह करता है। तो मेरा परिणमन सदा हो रहा है तो मेरा परिणमन कैसे, कौन से गुणों में, उसकी पर्याय क्या है। तो अगर ये हम डिटेली जानेंगे तब पता चलेगा कि मेरी सीमा इतनी है, इसके आगे मैं कर्ता बन ही नहीं सकती हूँ। हाँ, आगे पढ़ेंगे। किसी एक विशिष्ट द्रव्य की पर्याय उसी द्रव्य में ही होती है। जो क्षेत्र द्रव्य का है वही क्षेत्र पर्याय का है। गुण द्रव्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापता है, तद्वत पर्याय भी द्रव्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापती है, परसती है, पसरती है, फैलती है। जैसे मिश्री में रस गुण संपूर्ण मिश्री में व्याप्त है, वैसे उस रस गुण की मिठास भी संपूर्ण मिश्री में व्याप्त है। द्रव्य गुण और पर्याय इन सभी का क्षेत्र या विस्तार एक ही होने पर भी द्रव्य और गुण अनादि अनंत कायम रहने वाले ध्रुव हैं, और पर्याय एक समय मात्र टिकने वाली है। हर समय नई नई पर्याय होती रहती है। पूर्व पर्याय का नाश और नई पर्याय का व्यय उत्पाद एक ही समय में होता है।
जैसे अंधकार का नाश और प्रकाश का उत्पाद एक ही समय में होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले अंधकार को हटाकर फिर प्रकाश को लाना पड़े। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। जैसे हम कहते हैं कि हाँ उत्पाद हुआ, हाँ तो मेरी स्टार्ट हो गई और पिछली नष्ट हो गई, तो उसमें समय भेद नहीं है, एक ही समय में उत्पाद और एक ही समय में व्यय, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी लाइट का बटन दबाया, तब मैंने उस समय जब दबाया तब अंधकार का क्या हो गया, व्यय हो गया नाश हो गया। और प्रकाश का उत्पाद हुआ। उसमें समय भेद नहीं है कि बाबा अंधकार रहेगा थोड़ा सा, मैंने बंद किया और फिर थोड़ा गैप रहेगा फिर प्रकाश आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो उत्पाद और व्यय उसी समय पे घटित हो जाता है, उसमें समय भेद नहीं है। पर मैं पढ़ूं दीदी? दिन और एक मिनट, कोई प्रश्न पूछना चाहता है, पूछिए। पर रात और दिन में तो समय लगता है ना। हाँ, ये रात और दिन में भी हम हर एक समय का परिणमन कर रहे हैं ना। जैसे सुबह हो रही है तो भी उसका प्रकाश, फिर उसके आगे जैसे सूर्य बढ़ता बढ़ता है तो उसके प्रकाश में हमारे डिफरेंस या हीट से पता चल जाता है ना, प्रकाश तो आगे रहता है। तो ये जो हम काल काल बोलते हैं, इसीलिए वो साइकिल हमारी जो रहती है वो हम सूर्य के अगर प्रकाश से लगाएंगे तो हर समय उसका चेंज होता रहता है। लेकिन यहाँ पे उत्पाद और व्यय, उसमें अगर घटाएंगे तो आप जानेंगे 8 बज के 1 समय में जो प्रकाश था उसका व्यय हुआ, और 8 बजे के 2 समय में जो प्रकाश आया उसका क्या हुआ, उत्पाद हुआ। तो हमें डिफरेंस नहीं पता चला। जैसे उन्होंने आम का भी बोला था, हम 8 दिन के बाद जब देखते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे हरा कैरी रखा था अभी पीला हो गया, पर ये हर समय के पर्याय का परिणमन है। हाँ हाँ, बोले हर तो समय 6 उसमें बजे सूर्यास्त हुआ तो भी थोड़ा अंधकार, बोले थोड़ी देर के बाद अंधकार होता है, बोले तो परिणमन होता रहता है। वैसे वहां पे अगर आप बोलोगे, उजाला थोड़ी देर के बाद। हाँ यहाँ पे वो अपेक्षा से नहीं लिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल ट्यूबलाइट से दिया है, क्योंकि हमें वो अंधकार और प्रकाश की भिन्नता एक समय में पता चल जाती है। वहां पे भी आप लगाना चाहते हो कि हर समय वो डिम 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 होके हमें क्या हो जाता है, एक समय ऐसा लगता है कि अभी पूरा अंधकार हो गया है। ये जो आपने कहा वो एक्चुअली हमारे हर लाइफ के लेसन में होता है। मेरी आयु बढ़ती है, वो भी हर समय में बढ़ती है, तो ये एक्चुअली होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है ना। इसके पता लगने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के स्विच का उदाहरण देते हैं, जिससे हमें, क्योंकि वो दिख जाता है, वो चेंज मुझे परिचित है, तो परिचित से अपरिचित के लिए वो एग्जाम्पल आ जाता है। वैसे आप सूरज और अंधेरा में लगाओगे तो भी उसका भी परिणमन हर समय ही हो रहा है। हाँ बराबर, ठीक है दीदी, समझ ठीक में है, आया। अभी आगे पढ़ेंगे प्रत्येक गुण की पर्याय। प्रत्येक गुण की पर्याय उसी विशिष्ट गुण में होती है। विशिष्ट पर्याय का कर्ता वही विशिष्ट गुण है। जानने का जो कार्य होता है उसका कर्ता ज्ञान गुण है। चरित्र का जो कार्य होता है उसका कर्ता चारित्र गुण है। और यह जो कार्य होता है वह जीव द्रव्य में ही होता है, जीव द्रव्य के बाहर नहीं। ज्ञान सुख चारित्र आदि का जो कार्य होता है वह जीव द्रव्य में ही होता है, शरीर आदि पुद्गलों में नहीं। हाँ, अभी इससे हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आत्मा और गुणों में और एक संबंध आता है। तो ये जो संबंध माने अभाव के रूप में है, यहाँ पे भाव के रूप में नहीं है, अभाव के रूप में है। तो ये कौन सा है वो अभी देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा ही बचा है, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे और फिर वो देखेंगे तो वो इजी रहेगा।
तो मुझे वो ना प्रोजेक्ट करने में इजी रहेगा। पेज नंबर 47। हाँ, हम इतना सा पढ़ेंगे और उसके बाद में वो कंक्लूड, क्योंकि ये खत्म ही हो जाएगा। एक ही समय क्या? नहीं, एक मिनट। दीदी पढ़ू? हाँ, हाँ। पढ़िए, एक मिनट मैं वो लाती हूँ। अ, ये हमने पढ़ा था। हाँ, अरे सॉरी। कैसा हो रहा है? हाँ, देखो से पढ़िए। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ, पढ़िए। देखो तो सही, बातों बातों में ही हमने वस्तु स्वरूप के बारे में एक महान सिद्धांत को जाना कि वस्तु अर्थात द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त है। तत्वार्थ सूत्र नाम के ग्रंथ में सूत्र है, उत्पाद द्रव्य यद्यो वयुक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है और यह सत उत्पाद द्रव्य ध्रुव युक्त अर्थात उत्पाद वयव और ध्रुवता सहित है। ये हमने पिछली बार बहुत अच्छे से देखा था, तत्वार्थ सूत्र के सूत्र लिए थे तब। हाँ, उसी के बारे में बता रहे हैं कि उत्पाद व्यय और ध्रुव्यता को सत कहा, और सत को क्या कहा? द्रव्य का लक्षण कहा। तो ये पूरा द्रव्य का ही डेफिनेशन में आ गया है। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। द्रव्य में एक पर्याय, द्रव्य में एक पर्याय रूप से उत्पाद, दूसरी पर्याय रूप से वयव होता है और उसी समय में द्रव्य कायम होता है। अब हाँ, हम एक सोने मिनट, का दृष्टांत देखते हैं। एक सोना, मिनट, एक मिनट। ये जो बताया है आपको, यहाँ हाँ, पता चला क्या? उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और कायम भी रह रहा है। ये इसीलिए कार्य को हमने पहले में पर्याय कहा, क्योंकि ये सभी पर्यायों की बातें चल रही है। उत्पाद रूप पर्याय, द्रव्य रूप पर्याय और व्यय रूप पर्याय, ये तीनों कैसी है? उसी समय में रहने वाली है। जैसे मेरी सोना बालक कंगन, अवस्था का, या फिर यहाँ पे जो दृष्टांत देखते हैं वो पढ़िए, तो आपको वो पर्याय के बारे में पता चलेगा। पढ़िए। हाँ, सोना कंगन रूप में था, उसकी अंगूठी बनाई, कंगन पर्याय का अवयव हुआ, अंगूठी पर्याय का उत्पाद हुआ और सोना सोना रूप से कायम रहा। यह सब एक ही समय में हुआ। तो ये जो कंगन कायम जो है पर्याय, ना, उसमें हाँ, हमें सोना, ध्यान देना है। ना पकड़िए, हम पर्याय की तरफ देखते हैं, लेकिन हमें जो जो कायम है ना, उसकी तरफ हमारी दृष्टि रखनी है। अभी के लिए इतना देखेंगे, आगे पढ़ते हैं। कंगन पर्याय रूप से सोना था, वह सोना स्वयं अंगूठी पर्याय रूप से पलट गया, अर्थात अंगूठी रूप जो कार्य हुआ वह सोने में हुआ। सोना स्वयं अंगूठी रूप हुआ, इसलिए अंगूठी का कर्ता सोना है। इससे यह बात समझ में आती है कि जो कार्य हुआ वह द्रव्य में ही हुआ, द्रव्य के बाहर नहीं, और उसका कार्य का कर्ता वही द्रव्य है, अन्य द्रव्य नहीं। अपनी पर्याय का कर्ता स्वयं वही द्रव्य है, कोई भी अन्य द्रव्य उसका कर्ता नहीं है। इसमें कोई डाउट है? नहीं, बहुत सिंपल से उन्होंने बताया है। समझ। हाँ, जीव द्रव्य का कार्य पर्याय जीव द्रव्य में होता है, पुद्गल का कार्य पर्याय पुद्गल में होता है। उसी तरह अन्य सभी द्रव्यों का धर्म अधर्म द्रव्यों का परिणमन उस विशिष्ट द्रव्य में ही होता है और वह द्रव्य ही अपने उस परिणमन का करता है।
जीव को जो पर्याय होती है उसका कर्ता जीव है, अजीव की जो पर्याय होती है उसका कर्ता अजीव है। ये सिद्धांत 6 द्रव्यों में घटित होते हैं। इसी नियम का अपवाद नहीं होता। अपने स्वद्रव्य पर यानी जीव द्रव्य पर यह सिद्धांत घटित करके अपने आप को अधिकाधिक जानने का, पहचानने का अपना प्रयत्न है। जीव द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण आगे प्रत्येक गुण की है। प्रत्येक गुण की पर्याय उसी विशिष्ट गुण में होती है। विशिष्ट पर्याय का कर्ता वही विशिष्ट गुण है। जानने का जो कार्य होता है उसका कर्ता ज्ञान गुण है। चारित्र का जो कार्य होता है उसका कर्ता चारित्र गुण है, और यह जो कार्य होता है वह जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है। चारित्र, हाँ, नहीं सही और बोले, यह हाँ। जो कार्य होता है वह जीव द्रव्य में ही होता है, जीव द्रव्य के बाहर नहीं। ज्ञान, सुख, चारित्र आदि का जो कार्य होता है वह जीव द्रव्य में ही होता है, शरीर आदि पुद्गलों में नहीं हो। हाँ, और एक पैराग्राफ है वो पढ़ के हम आगम के अभ्यास द्वारा यह तत्व दृष्टि अपनानी चाहिए। हमारी आज तक की मान्यताएं दूर करके तत्व का अभ्यास करना होगा। हमारी दृष्टि हमेशा बाह्य चीजों पर पदार्थों पर ही रहती है। इस कारण धनादि में से सुख प्राप्त होता है, गुरु से या पुस्तक में से ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसी ही अडिग श्रद्धा होती है। जब कार्य होता है तब अनुकूल अन्य द्रव्यों को निमित्त संज्ञा दी जाती है, परंतु वह विषय दूसरा है और उसकी विस्तृत चर्चा किए बिना भ्रांति होने की ही संभावना अधिक होने से अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगी। पर्याय क्षणिक है, विनाशिक है, उसे टिकाने की कोशिश करने पर भी नहीं टिकती। इसीलिए मात्र पर्याय की तरफ देखने वाले को अकुलता हुए बिना नहीं रहती, परंतु वह पर्याय जिसमें से उत्पन्न होती है उसे ध्रुव द्रव्य की तरफ देखने से निराकुलता अनुभव में आती है। ये समझ में आया। हाँ, इसीलिए ना हमें बहुत बार जो लेडीज है हम जैसे है वो हम हर बार सोने के गहनों में बहुत सारे चीजें बनाते हैं, हार बनाते हैं या कुंडल बनाते हैं या फिर कुछ कुछ अलग अलग वैरायटी हम देखते हैं। लेकिन जो मेल पर्सन रहते हैं या फिर कोई ये है वो क्या देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी में, वो कभी भी हार है ये है वो नहीं देखते। वो सिर्फ क्या कहते हैं, हाँ इतने परिवार 100 का ग्राम हमने है बस। उसमें पर्याय में नहीं, ध्रुवता पे उनका ध्यान रहता है कि अरे हाँ 100 ग्राम है ना, बस उसका क्या बनाया है वो आप देख लो। लेकिन तो ध्रुवता का जो अंश है उस पे अगर हमारी नजर रहेगी तो वो आकुलता जो है वो निराकुलता निराकुलता में में बदल। तो अभी एक्चुअली 5 मिनट है, तब तक मैं आपको एक बताती हूँ। हमने उत्पाद व द्रव्य देखा, हमने आत्मा और जैसे ये आत्मा है उसमें ज्ञान है, अनंत गुण है, आनंद गुण है, वो इसी में है। हाँ पूरा है, मैंने लिखा है इसीलिए ऐसा नहीं कि उस क्षेत्र में है, तो पूरा है द्रव्य और उसके गुण, और एक गुण और दूसरा गुण, उसमें उन्होंने अतत भाव कहा है, तत् अभाव कहा है। तो ये क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो अभाव बता है, हाँ हमें आने ही वाला है अभाव में जो प्रध्वंसा भाव या प्राग भाव है वो आने वाला है। लेकिन यहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा में, जैसे मैं आत्मा हूं तो मैं सिर्फ ज्ञान गुण हूं क्या? नहीं। मैं आत्मा हूं तो सिर्फ आनंद गुण हूं क्या? नहीं। तो ये जो बंच ऑफ होल है वो मैं हूं। इसीलिए मैं आत्मा का मेरे ज्ञान गुण में अतत भाव है।
अतद भाव या तद अभाव ऐसे भी बोलते हैं, दोनों मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ज्ञान है वह आत्मा नहीं है, आनंद है वह आत्मा नहीं है, आत्मा है वह आनंद नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस प्रकार दो के बीच में ये इंडिविजुअल आ गए ना। आत्मा को मैं क्या करके डिफाइन करूंगी, तो आत्मा ये पूरे अनंत गुणों का पिंड को मैं आत्मा कहूंगी। मैं एक गुण से उसकी पहचान नहीं कर सकती हूँ, यही यहाँ पे बताना है। वैसे ही एक गुण और दूसरे गुण के बारे में वही बता रहे हैं कि एक गुण और दूसरे गुण में भी क्या है, अतत भाव है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? मतलब दीदी आत्मा में अतत भाव यानी वही भाव माने, तद माने द्रव्य को जो है, द्रव्य की सत्ता जो है उसको हमने एक गुण से अगर नापा तो मैं कहूंगी कि नहीं ये नहीं है। इसका डेफिनेशन जो है वो मैं बता रही हूँ कि म्हणजे यहाँ पे अगर मैं कहूंगी कि ज्ञान आत्मा से अतत भाव है, तो ज्ञान ही आत्मा है ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। एक अपेक्षा से हम ऐसी बात करते हैं क्योंकि ज्ञान को हम मुख्य करके अन्य को गौण करके हम कहते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, विशेष गुण है। पर ये दोनों में, क्योंकि आत्मा सिर्फ ज्ञान वाला नहीं है ना, दर्शन वाला है, सुख वाला है, चारित्र वाला है। तो ये जो दोनों का मैंने संबंध किया आत्मा और ज्ञान का, तो वो अतत भाव में आया, क्योंकि उसमें सिर्फ उतना ही कंटेंट नहीं है। माने फर्क। ऐश्वर्या जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें जिससे दीदी का नहीं सुन पाते हैं। आपको ये पता चला क्या? माने मैं ऐसा कह सकती हूँ कि द्रव्य है, द्रव्य है वही गुण है, तो या गुण है वही द्रव्य है, ऐसा जो है। तो गुण और द्रव्य के बीच में तथा एक और दूसरे गुण के बीच में अतत भाव है। अपने द्रव्य में भी गुण है, और माने तो ये जो एक गुण से हम पूरे द्रव्य की पहचान करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। वो पूरे जो गुण है उससे वो आत्मा की पहचान होती है। इसीलिए सिर्फ एक गुण को और द्रव्य का जो भाव कहा, मैंने अभाव है ऐसा कहा। सिर्फ एक गुण वाला आत्मा मुझे बताओ तो नहीं है ना। तो मैं जब ये मुख्यता और गौणता से हम करते हैं, लेकिन जब हम ऐसा देखते हैं पूरा एक द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है, उसकी अनंतानंत पर्याय है, उनमें तो एक गुण का दूसरे गुण में क्या संबंध है, तो हमने एक बार देखा था अविनाभावी संबंध है कि एक गुण रहेगा तो दूसरा गुण भी रहेगा। लेकिन उनमें कोई भी किसी का कार्य नहीं करता, तो हमने वहां पे कहा कि अतत भाव है, अत्यंत कोई भी क्या है उसमें रिलेशन वैसी नहीं है। या फिर द्रव्य को एक ही गुण से आप अगर डिफाइन करोगे तो ये नहीं चल सकता। आपको पूरे आत्मा को डिफाइन करना है तो उसके पूरे अनंत गुणों के साथ ही आपको उस जीव द्रव्य को लेना पड़ेगा। इसीलिए अभी पर्याय का जब चैप्टर आया तब उन्होंने बोला कि ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान में चलता है, चारित्र गुण का कार्य चारित्र गुण में चलता है, तो उनमें कोई संबंध ऐसा नहीं है, यह बताना यहाँ पे चलते हैं। क्योंकि हम हर बार यही भ्रांति करते हैं कि मेरा ज्ञान गुण अभी पता चला, मुझे द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, तो चारित्र में उससे कुछ परिणमन होगा क्या, मेरे परिणामों शिथिलता आ जाएगी। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से हमारे चारित्र में जो कि परिणमन होगा तो भी वो उस वजह से हुआ, ये कहना गलत रहेगा। इसको अत्यंत भाव भी कह सकते हैं। नहीं, अत्यंत भाव जो है जो दो द्रव्यों में लगता है,
ये हम एक ही द्रव्य के गुण और पर्याय गुणों को में, बताते हैं। मतलब दो गुणों में नहीं लगता अत्यंत अभाव, दो नहीं। द्रव्यों में लगता है। अच्छा ठीक। तो ये सिर्फ इतना ज्यादा ये मत लेना अगर आपको नहीं समझ में आया ये अतत भाव, लेकिन आप ये सोच के चलना कि यहाँ पे अतत भाव कौन सी अपेक्षा से दिया है, क्योंकि हम हर बार ज्ञान को मुख्य करके हम बताते हैं कि उस रूप होना, माने ज्ञान ही है तो ज्ञान आत्मा में हो गया, तो पूरे ऐसे एक को नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए उस रूप नहीं होना इस अतत। तो ज्ञान द्रव्य रूप हुआ क्या? नहीं, वो जो ज्ञान है वो गुण रूप ही है, वो द्रव्य रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा होलसम गुण जो रहेंगे वो एक साथ मिलके द्रव्य बना है। तो सिर्फ एक गुण का परिणमन से मैं, या फिर एक गुण को लेके मुख्य करके मैं द्रव्य को वही मानूंगी, तो मेरी वो क्या हो गई? भावना गलत हो गई। तो द्रव्य में, गुण में जो कि भाव आता है, तो वहां पे उस रूप नहीं होना, वो गुण द्रव्य के रूप में नहीं होता है, उसके आश्रय से हम रहते हैं, ऐसा हमने देखा था। तो ये जो अभाव है ये द्रव्य और गुण में या दो गुणों में, उसको हम और अगुरु लघु में भी देखेंगे कि अगुरु लघु में ज्यादा क्लियर आ जाएगा। तो अभी हम अतद भाव और तद्भाव की डेफिनेशन बताएं। हाँ, मैं बताती हूँ। अभी हमारे समय पूरा हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में वो आपको मैं पूरा डेफिनेशन अच्छे से ये करूंगी या पोस्ट करूंगी। दूसरी बात की अभी आप होमवर्क करोगे तो दूंगी। इजी सा। जी करेंगे। इजी सा। नहीं, गलती हो गई तो भी चलेगा, बहुत इजी सा है। हमें 6 द्रव्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बताना है कि क्या बड़ा है। जैसे 6 द्रव्य लिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और मैंने द्रव्य की अपेक्षा से बड़ा कौन है लिखा, क्षेत्र की अपेक्षा से बड़ा कौन है लिखा, काल की अपेक्षा से बड़ा कौन है लिखा, और भाव की अपेक्षा से बड़ा कौन है लिखा। बड़ा माने व्हाट इज बिग, सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है, कौन कौन सी अपेक्षा से। तो आप ट्राई करना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी दीदी। कुछ कुछ तो बहुत इजी है, नहीं मिला तो भी आप ये मत करना, अगली क्लास में उसका चार्ट मैं आपको दे दूंगी। दीदी चैप्टर के बाद टेस्ट रहेगी क्या? आपका ना आवाज ब्रेक हो रहा था, मुझे नहीं सुनाई दिया, सॉरी। दीदी बोले तो हाँ एक बोलिए। ऐसे चैप्टर मानो वो खत्म होने के बाद टेस्ट रहेंगे क्या? अभी नहीं, जो सीखा पूरा है उस पे टेस्ट रहेंगे? हाँ, पूरे क्लास के ऊपर तो एक टेस्ट रहेगी। अभी के लिए हमने अभी क्वेश्चन आंसर भी चालू नहीं किए हैं, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र का द्रव्य गुण पर्याय के बारे में देख रहे हैं हम। लेकिन जो अपने सिलेबस का जो है ना, उसका क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएगा, जो कि पर्याय का थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, तो मैं सोच रही थी कि वो चालू कर दूं ताकि सब लोग उसमें जुड़े, क्योंकि अभी सामान्य गुण हो जाएंगे ना, तो फिर वो पर्याय का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, तो उसके बारे में अभी तो ये मैं छोटे छोटे होमवर्क दे रही हूँ, लेकिन जब वो क्वेश्चन आएंगे वो मैं इमेज के साथ आपको भेज दूंगी, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। और ग्रुप पेपर में ऑप्शन वाइज होंगे या फिर क्वेश्चन रहेंगे और हम आंसर लिखेंगे ऐसा? आप बहुत चिंता मत कीजिए, अभी बहुत दिल्ली दूर है। ऐसे पूछ रही अभी थी हमने, नॉलेज के अगर लिए। आप टाइप करोगे तो हमारे क्वेश्चंस बहुत कम हुए हैं, अभी हमने तो कुछ स्टार्ट भी नहीं किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, वो
नोट्स बनाई है वो प्रवचन आपको जो दीदी जितना समझ में जाता है उतना ही डीप है, बोले तो ये समझ गया ऐसे लगता है तो और उसके आगे रहता है, नहीं, इतना लेकिन क्वेश्चन बहुत आंसर तो डीप है बहुत अपना। इजी रहेंगे। ये आपके समझने के लिए डीप ले रही हूँ, हाँ, लेकिन जो पीडीएफ जो नहीं, बताई है हमने हाँ, हमने उसमें से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। हाँ, और उसके बारे में जब हम हाँ, ट्रायल लेंगे ना, माने जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हाँ, तब भी हम क्वेश्चन आंसर से करेंगे उस बात को। तो जैसे जैसे हमारा जो नहीं ये क्वेश्चनियर चालू हो जाएगा ना, तब आपको ख्याल में आएगा कि हाँ, कैसे प्रश्न आ जाएंगे। ये तो होमवर्क मैं आपको थोड़ा सा हाँ, हाँ, चैनलाइज रहे इसीलिए समझ दे रही गई। हूँ। तो ये हाँ, ऐसे तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये आपके पास चार्ट रहेंगे तो हाँ, आपको कुछ भी पूछा या फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ आया तो वो इजी हो जाता है, इसीलिए वो चार्ट्स या फिर ऐसे हाँ, क्वेश्चन बोलती हूँ कि आप लिख लो तो इजी रहेगा। हाँ, ठीक। नहीं ये पेपर तो वो रहेंगे पर समझने में बहुत डीप है, ऐसे लगता है, ऐसे दीदी पहले जितना जिन समझो उतना। हाँ, अब पहले हम जिनवानी स्तुति करते हैं, फिर बाद में कोई मैंने हाँ किसी को ठीक है, विकल्प। ठीक है, हाँ। ठीक हम्म। ठीक। निज निधि निज में निज में बताई, बताई यह अनंत अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। काल सर्ग करेंगे।